हेलो एवरीवन, वेलकम टू द शौर्य एकेडमी। अभी तक हमने अपने इकोनॉमी के क्लास में बजट को देखा, जिसको हमने दो पार्ट में आप लोगों के साथ डिस्कस किया। उसके बाद सिलेबस के अंतर्गत मैंने आप लोगों से भारतीय अर्थव्यवस्था के परिचय और फिर राष्ट्रीय आय से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण बिंदु थे, जो भी थे, उनको मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया, ठीक है। और उनसे संबंधित एमसीक्यू भी मैंने आप लोगों के साथ पूरी उसकी चर्चा की। उसके बाद जो हमारा आज का जो सेक्शन है, जैसा कि आप पीछे स्क्रीन पर देख सकते हैं, आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास, ठीक है। आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास का ये जो पूरा सेक्शन है यहाँ पर, इसको लेकर के आज का हमारा पूरा क्लास रहेगा, जिसमें हम जानेंगे आर्थिक समृद्धि क्या है, आर्थिक विकास क्या है, दोनों एक दूसरे से कैसे संबंधित है, और हमारी अर्थव्यवस्था में, हमारी आर्थिक या सामाजिक किसी भी प्रणाली में ये दोनों टर्म क्या महत्व रखते हैं, क्या इनकी उपयोगिता है, क्या महत्ता है, ठीक है। तो बढ़ते हम अपने क्लास में। इसमें हम लोग इसकी पूरी डिटेल व्याख्या करेंगे, जो भी इसमें बन सकते हैं, जैसे टाइप के इसमें प्रश्न बनते हैं प्रीलिम्स ओरिएंटेड, वैसे हम इसको लेकर के आप लोगों के साथ आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो बढ़ते अपने क्लास की ओर। हम सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है वो है आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास का, ठीक है। आर्थिक समृद्धि एवं आर्थिक विकास। यहाँ पर ये 1 सेकेंड में इसको यहाँ नीचे लिख दे रही हूँ। ठीक है, आर्थिक समृद्धि एवं आर्थिक विकास, ठीक है। तो ये पूरा टॉपिक है आज का, जिसके ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है। आर्थिक समृद्धि का मतलब होता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट, और आर्थिक विकास का तात्पर्य यहाँ पर आर्थिक ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है। और इसका तात्पर्य है इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है। ये आज का हमारा पूरा टॉपिक है, इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट से संबंधित, आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास से संबंधित, ठीक है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि ये दोनों क्या हैं। ये दोनों आर्थिक क्रियाएं हैं, ठीक है। किसी भी अर्थव्यवस्था की ये दोनों एक आर्थिक क्रियाएं हैं। किसी भी अर्थव्यवस्था, चाहे वो भारतीय अर्थव्यवस्था हो, किसी भी अर्थव्यवस्था की आर्थिक क्रियाओं से संबंधित प्रणाली
ठीक है। आर्थिक विकास या आर्थिक समृद्धि, ये दोनों किसी भी देश की अर्थव्यवस्था की आर्थिक क्रियाओं की प्रणालियों से संबंधित है। ठीक है, अगर हम बात करें इन दोनों में डिफरेंस की, ठीक है, अगर इन दोनों में हम डिफरेंस की बात करें तो आर्थिक विकास और आर्थिक समृद्धि की अगर हम एक डायग्राम को बनाएं तो ये है हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट और ये है इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है, आप इसको देख रहे हैं यहाँ पर। आई एम श्योर कि आपको ये विजिबल होगा अच्छे से। मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर दे रही हूँ। ठीक है, यहाँ पर आप देखिए, ये डायग्राम आप देखिए, ये डायग्राम है यहाँ पर, और ये है इकोनॉमिक डेवलपमेंट और ये है इकोनॉमिक ग्रोथ। इस डायग्राम से आप क्या समझते हैं? आर्थिक विकास का जो क्राइटेरिया है वो बहुत ही ज़्यादा वृहद है। ठीक है, और उसी का एक पार्ट है आर्थिक समृद्धि। इकोनॉमिक ग्रोथ इकोनॉमिक डेवलपमेंट का एक पार्ट है। ठीक है, ये उसी के अंतर्गत सम्मिलित है, लेकिन जो आर्थिक विकास की अवधारणा है वो बहुत ज़्यादा वृहद है, वो एक मल्टी डायमेंशनल अवधारणा है, और इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो उसका एक पर्टिकुलर टाइप है। ठीक है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट का। तो क्या है इनकी परिभाषा? इनकी हम परिभाषा के आधार पर अगर हम इनके अंतर को जाने तो वो क्या है, इसको हम आप लोग को बताएंगे अभी। और जैसा कि यहाँ पर देखते हैं हम इसे, ये डायग्राम जो कि मैंने आप लोग के साथ यहाँ पे शेयर किया, मैं इसको एक बार फिर से बना रही हूँ। यहाँ पे देखिए, ये रहा डायग्राम इसका। ठीक है, ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट है और ये इकोनॉमिक ग्रोथ है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम इसकी परिभाषा की बात करें तो सबसे पहले तो आप ये जानिए कि आर्थिक समृद्धि आर्थिक विकास का एक भाग है। ठीक है, ये इसका एक अंतर है कि इस डायग्राम के अनुसार कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट का एक पार्ट है इकोनॉमिक ग्रोथ, जैसा कि मैंने आप लोगों से बताया ही। उसके बाद अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें, परिभाषा की, इन दोनों का एक कंपैरिजन करने वाली अगर हम परिभाषा देखें तो यहाँ पर हम बात करेंगे उसकी। तो देखेंगे कि सबसे पहले तो हमने जाना कि आर्थिक समृद्धि आर्थिक विकास का एक भाग है, एक पार्ट है, और ये दोनों किसी भी देश की अर्थव्यवस्था की आर्थिक क्रियाएं हैं, उनकी प्रणालियों से संबंधित हैं। ठीक है, उसके बाद इसकी हम डेफिनेशन की बात करें तो आर्थिक समृद्धि किसी देश की अर्थव्यवस्था में किसी देश की अर्थव्यवस्था में होने वाले परिणामात्मक वृद्धि से
संबंधित वृद्धि से संबंधित हैं। ठीक है, आर्थिक समृद्धि किसी भी देश में होने वाली जो भी अर्थव्यवस्था की वृद्धि है, आर्थिक समृद्धि किसी देश की अर्थव्यवस्था में होने वाले परिणामात्मक वृद्धि से संबंधित है। ठीक है, आगे हम इसको पहले पूरा लिख लेते हैं, देन उसके बाद इसको हम समझेंगे। और आर्थिक विकास की अगर हम परिभाषा देखें तो यहाँ पे हम इसको इसी से आगे बढ़ाते हैं। जबकि आर्थिक विकास के अंतर्गत परिणामात्मक एवं गुणात्मक दोनों वृद्धि शामिल हैं। ठीक है, तो यहाँ स्क्रीन पे पूरी परिभाषा इनके अंतर को जो स्पष्ट करती है वो मैंने आप लोगों के साथ यहाँ पे इसको लिखा है कि आर्थिक समृद्धि किसी देश की अर्थव्यवस्था में होने वाले परिणामात्मक वृद्धि से संबंधित है, जबकि आर्थिक विकास किसी देश की अर्थव्यवस्था में होने वाले न सिर्फ परिणामात्मक बल्कि गुणात्मक वृद्धि से भी संबंधित है। यानी कि आर्थिक विकास में परिणामात्मक और गुणात्मक दोनों वृद्धि, दोनों विकास शामिल हैं। क्या अंतर है, क्या होता है परिणामात्मक वृद्धि, क्या होता है गुणात्मक वृद्धि? अगर हम इसे देखें तो जो चीज़ें हम माप सकते हैं, ठीक है, उन चीज़ों जो चीज़ें हम माप सकते हैं, कोई वस्तु है, कोई सेवा, कोई जैसे वस्तु है, ठीक है, उसका जो उत्पादन है, उससे जो चीज़ें हमें प्राप्त होती हैं उनको हम माप सकते हैं, तौल सकते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें हम माप तौल नहीं सकते। जिन्हें हम माप सकते हैं वो गुणात्मक वृद्धि है, और जिन्हें हम माप नहीं सकते जिन्हें हम माप सकते हैं वो परिणामात्मक वृद्धि है। जिसे हम नहीं माप सकते वो गुणात्मक वृद्धि है। ठीक है, तो आर्थिक समृद्धि के अंतर्गत, इकोनॉमिक ग्रोथ के अंतर्गत अगर हम बात करें तो हम उन चीज़ों की व्याख्या करते हैं, उन चीज़ों की स्टडी करते हैं जो चीज़ मापी जा सकती हैं, तौली जा सकती हैं, जिन चीज़ों को हम उन्हें हम आर्थिक समृद्धि के अंतर्गत ऐसी चीज़ें आती हैं जो कि जैसे वस्तुएं हैं उनको माप सकते हैं, उनसे जो हमें आर्थिक लाभ होता है उन चीज़ों को शामिल किया जाता है। ठीक है, आर्थिक समृद्धि में आर्थिक लाभ जैसी चीज़ों को शामिल किया जाता है। लेकिन जब हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करते हैं, आर्थिक विकास की बात करते हैं, तो वहाँ पर ना सिर्फ लोगों के आर्थिक लाभ को शामिल किया जाता है बल्कि वहाँ पर उनके पूरे मल्टी डायमेंशनल हितों को नज़र में रख करके पूरे अर्थव्यवस्था के विकास की बात की जाती है। ठीक है, एक इंसान की सिर्फ आर्थिक ज़रूरतें ही नहीं होती हैं, उसकी और भी बहुत सी ज़रूरतें होती हैं, जैसे कि शिक्षा का स्तर, जीवन का स्तर, समानता का स्तर। ये सारे जो स्तर हैं किसी इंसान के जीवन में, जैसे कि अगर आप जैसे मैं एक लड़की हूँ तो मेरे लिए सिर्फ आर्थिक ज़रूरतें ही महत्व नहीं रखती, मेरे लिए समानता भी ज़रूरी है, शिक्षा भी ज़रूरी है, मैं पढ़ूं लिखूं आगे बढ़ूं, ये भी मेरे लिए आवश्यक है। ठीक है, और चार समाज में मुझे किसी से कमतर ना आका जाए, मेरे लिए ये भी आवश्यक है। ठीक है, तो ये चीज़ें मेरे डेवलपमेंट के लिए, ये सभी मल्टी डायमेंशनल चीज़ें वर्क करती हैं।
सिर्फ अगर हम समृद्धि की बात करें तो मैं कितने पैसे कमा रही हूँ, ये मेरी आर्थिक परिदृश्य को दिखाती है, आर्थिक स्थिति को दिखाती है, वो मेरी इकोनॉमिक समृद्धि है, इकोनॉमिक ग्रोथ है। लेकिन जब मैं अपनी इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करूँ, तो अगर मैं काम करती हूँ तो ना सिर्फ मुझे उसके पैसे मिलते हैं, बल्कि मुझे सम्मान भी मिलता है। ये मेरा डेवलपमेंट है, ये मेरा विकास है। ठीक है, सिर्फ मेरी ग्रोथ नहीं है कि दिन ब दिन आप अपने काम में बढ़ते जाइए, पैसे अर्जित करते जाइए, लेकिन आपका मतलब समानता का आपके साथ व्यवहार न हो, आपको बहुत चीज़ों में दबाया जाए, तो ऐसी चीज़ें आपके विकास को रिप्रेजेंट नहीं करती हैं। ठीक है, बहुत ही मल्टी डायमेंशनल लेके चलना पड़ता है। शिक्षा का स्तर, स्वास्थ्य का स्तर, समानता का स्तर, भूख का स्तर, हर एक चीज़, गरीबी का स्तर, सब चीज़ों को मिला करके जब मल्टी डायमेंशनल चीज़ों को हम स्टडी करते हैं, तब हम आर्थिक विकास की व्याख्या करते हैं। हम ना सिर्फ परिणामात्मक चीज़ों को बल्कि गुणात्मक चीज़ों को भी शामिल करते हैं, तब हम कहते हैं कि कोई देश आर्थिक रूप से विकसित है। ठीक है, आर्थिक रूप से समृद्ध देश अलग होता है और आर्थिक रूप से विकसित देश अलग होता है। ठीक है, तो ये इसका पूरा अंतर है। यहाँ पर अगर हम देखें तो इसको, ये परिभाषा आप लोग एक देख सकते हैं कि आर्थिक समृद्धि किसी देश की अर्थव्यवस्था में होने वाले परिणामात्मक वृद्धि से संबंधित है, जबकि आर्थिक विकास के अंतर्गत परिणामात्मक एवं गुणात्मक दोनों वृद्धि शामिल है। ठीक है, आगे बढ़े हम इसमें अलग दूसरा पॉइंट इसका अगर हम देखें तो यहाँ पर आप लोग को बता दें, आर्थिक समृद्धि जो है इसका तात्पर्य क्या है। अगर इसके तात्पर्य की अगर हम बात करें तो आर्थिक समृद्धि से जो तात्पर्य है वो है कि यहाँ पर अर्थव्यवस्था में जीडीपी जो होता है, जीडीपी में लगातार वृद्धि होती रहे। ठीक है, अल्पकालिक अल्पकालिक वृद्धि या मौसमी वृद्धि नहीं। ठीक है, इसका क्या तात्पर्य है कि आर्थिक समृद्धि, इकोनॉमिक ग्रोथ, कैसे कह सकते हैं कि किसी देश में इकोनॉमिक ग्रोथ है, कोई देश आर्थिक रूप से समृद्ध है, कैसे हम कहते हैं। कोई भी देश आर्थिक रूप से समृद्ध तभी है, यानी कि आर्थिक समृद्धि तभी कहा जा सकता है जब उस देश की जीडीपी में, सकल घरेलू उत्पाद में लगातार वृद्धि होती रहती है, लगातार कंटिन्यू रूप से दीर्घकालिक वृद्धि होती जा रही है। तो हम कहते हैं कि ये उस देश की आर्थिक समृद्धि है, वह देश आर्थिक रूप से समृद्ध है। तो हम कहते हैं कि उसकी जो जीडीपी है उसमें लगातार वृद्धि हो रही है। अगर वो वृद्धि अल्पकालिक है कि एक समय वृद्धि हुई फिर रुक गई, या फिर एक पर्टिकुलर सीजन में, पर्टिकुलर मौसम में या पर्टिकुलर समय में अगर वृद्धि होती है, मौसमी वृद्धि हो रही हो, तो उसे इसमें शामिल नहीं किया जाता। उस हिसाब से हम नहीं कहेंगे कि आर्थिक समृद्ध देश है कोई। जब लगातार दीर्घकालिक वृद्धि होती है अर्थव्यवस्था में, तब हम कहते हैं कि ये आर्थिक रूप से समृद्ध है। ठीक है, और वहीं अगर हम आर्थिक विकास की बात करें तो उसके अंतर्गत किन चीज़ों को शामिल किया जाता है। अगर हम उसकी बात करें, आर्थिक विकास की, आर्थिक विकास, इकोनॉमिक डेवलपमेंट की अगर हम बात करें
तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जैसा कि मैंने बताया था कि आर्थिक समृद्धि परिणामात्मक है, लेकिन आर्थिक विकास गुणात्मक और परिणामात्मक दोनों है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इसके लिए जो आयाम होते हैं इसमें, कि इसमें तो पहले तो कुपोषण मतलब स्वास्थ्य, ठीक है, स्वास्थ्य का स्तर, दूसरा निरक्षरता, गरीबी, बेरोजगारी, और भी ऐसी काफी चीजें हैं जो कि इसमें शामिल होती हैं, ठीक है, ओके। आर्थिक विकास की जब हम बात करते हैं तो हम देखते हैं कि हाँ, इसमें समानता भी है, समानता, सॉरी यहाँ पर समानता, विषमता, ये सारे जो इसके आयाम हैं। आर्थिक विकास जब हम जब हम कहते हैं कि कोई देश आर्थिक रूप से डेवलप है, विकसित है, तो उसमें हम क्या देखते हैं कि उस देश में लोगों की स्वास्थ्य की क्या कंडीशन है, ठीक है, कुपोषण से ग्रसित कितने लोग हैं, स्वास्थ्य की क्या कंडीशन है, हेल्थ की क्या उस पर स्टेटस है। दूसरा तो साक्षर कितने लोग हैं, कितने लोग निरक्षर हैं, निरक्षर लोगों को शामिल किया जाता है, कुपोषित लोगों को शामिल किया जाता है, ऐसे लोग जो गरीब होते हैं, बेरोजगार होते हैं, विषमताएं जिनके साथ होती हैं, जिनके साथ समानता का व्यवहार नहीं होता है, ऐसे लोगों को मिला करके, ऐसे लोगों के ऊपर काम करके, ऐसे लोगों को उनके स्तर से ऊपर उठा करके जब हम वर्क करते हैं अपने किसी कंट्री के अंतर्गत, तब हम कहते हैं कि हमारा देश आर्थिक रूप से विकसित हो रहा है, ठीक है। और जब ऐसी चीज़ों को हम कर ले जाते हैं तब हम कहते हैं कि हमारा देश आर्थिक रूप से विकसित है, विकसित हो चुका है। हम क्यों कहते हैं कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो विकासशील है? सिर्फ पैसे के मामले में नहीं कि पैसे कम है, वो तो एक अलग फैक्टर हो गया, वो तो इकोनॉमिक ग्रोथ का फैक्टर हो गया। ऐसी भी चीज़ें हमारे यहाँ पुरुषों में महिलाओं में जो भेदभाव है, जो असमानता है, हमारे यहाँ एक वर्ग बहुत ज़्यादा समृद्ध है, एक वर्ग बहुत ज़्यादा गरीब है। तो ये जो खाई है दोनों के बीच की, जो गैप है दोनों के बीच में, इसकी वजह से बेरोजगारी जो हमारे देश की है, काफ़ी लोग निरक्षर हैं, अभी भी साक्षरता का वो स्तर नहीं है हमारे देश में। तो ये जो चीज़ें हैं, इन्हीं के आधार पर जब इनका हम रेशियो देखते हैं तो हम कहते हैं कि हमारा देश विकासशील है, विकसित होने की ओर बढ़ रहा है, काम चल रहा है इन सभी फैक्टर्स के ऊपर। लेकिन अभी हुआ नहीं है। जिस दिन ये सभी चीज़ें हो जाएंगी उस दिन हमारा भारत भी विकसित देशों की श्रेणी में आ जाएगा, ठीक है। हालांकि 100% कहीं पे नहीं होता, लेकिन एक स्तर होता है, उस स्तर तक पहुंचना बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है, ठीक है। तो ये तो रहा इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंतर और उनकी अवधारणा के बारे में, ठीक है। इसके बाद हम बात करें कि इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट को प्रभावित करने के कौन कौन से कारक हैं, ठीक है। इस पे क्वेश्चंस बनते हैं कि जैसे मान लीजिए कथन के और कारण के क्वेश्चन दे दिया गया, या फिर 2-4 ऐसे ही ऑप्शन दे दिए गए और पूछा कि इनमें से कौन से सही है, पहला सही है, दूसरा सही है, दोनों सही है, तीनों सही है, ऐसे ऑप्शंस देते हैं। मान लीजिए कि ऐसे ही एक ऑप्शन दे दिया कि इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट को प्रभावित करने के कारकों में कौन कौन से शामिल हैं। तो अब विकल्प आपके सामने दिया है, तो एक बार अब हम उनको बृहत में नहीं, बृहत में वो हम मेंस के सिलेबस में जब हम पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। यहाँ पे एक शॉर्ट में हम आपको उन सभी के बारे में एक ब्रीफ डिस्कशन आप लोग के साथ करेंगे कि क्या ऐसे कारण हैं जो कि इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट को प्रभावित करते हैं, ठीक है। तो इसको हम देखते हैं, 1 सेकेंड, ओके। इकोनॉमिक ग्रोथ, आर्थिक समृद्धि एवं
आर्थिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक। इस चीज़ को आप नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये कभी हो सकता है बाई चांस के ऐसे चीज़ों से क्वेश्चन आ सकते हैं। ये चीज़ें बिल्कुल ध्यान में रखनी चाहिए कि क्या रीज़न है, क्या ऐसे कारक क्या हो सकते हैं जो आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास को किसी देश के अंतर्गत प्रभावित कर सकते हैं, ना सिर्फ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन अगर आप आगे चल के अर्थव्यवस्था में आगे की जब चीज़ें पढ़ेंगे तो वहाँ पर ये चीज़ें आपके बहुत काम आएंगी। ये चीज़ें आपके जो ऑल ओवर स्टडी होती है वहाँ पे कुछ एक दो पॉइंट्स बढ़ाने के लिए जब भी आप मेंस के आंसर राइटिंग करते हैं तो ये सारी चीज़ें आपको बहुत काम आएंगी। हालांकि जब मेंस पढ़ेंगे तो हम इस पर डिटेल डिस्कशन करेंगे, लेकिन यहाँ पर भी आप जाने रहें, क्योंकि प्रीलिम्स में भी यूपीएससी की प्रीलिम्स है सिलेबस में के अंतर्गत अगर शामिल है तो क्वेश्चन बनना तय है, कहीं से भी बन सकता है। ठीक है, हम नहीं चाहते कि कोई भी ऐसा चीज़ हो जो आप लोगों से स्किप रह जाए, छूट जाए। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर हम बात करेंगे कौन से कारण की, प्राकृतिक कारण की। ठीक है, सबसे पहले तो प्राकृतिक कारण। प्राकृतिक संसाधन, कैसे हो, प्रचुर, इनकी प्रचुरता हो एवं गुणवत्तापूर्ण हो। ठीक है, प्राकृतिक संसाधन किसी भी देश की आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास को प्रभावित करने में बहुत ही बड़ी भूमिका निभाते हैं। अगर हमारे देश में संसाधन प्रचुर मात्रा में अवेलेबल होगा, उनकी उपयुक्तता ज़्यादा होगी। हालांकि अगर आप बात करें हमारे देश की, हमारे देश में प्राकृतिक संसाधनों की कोई कमी नहीं है। अगर नेचुरल रिसोर्सेज के संदर्भ में अगर हम देखें, किसी भी, चाहे वो खनिज हो, गैस हो, चाहे वो धातु हो, कोई भी चीज़ हो, कोई भी ऐसा चीज़ नहीं है जो कि हमारे देश में न मिलता हो। हमारा देश प्राकृतिक संसाधन के रूप में काफ़ी समृद्ध है। ठीक है, और प्रचुरता भी है, गुणवत्ता भी है, सारी चीज़ें, मतलब ज़्यादा भी है और जो है वो गुणवत्तापूर्ण भी है। ठीक है, ऐसा नहीं कि कोई चीज़ें हैं जो अननेसेसरी हो। हर चीज़ों का अगर सही रूप से दोहन किया जाए तो ये हमारे देश में इकोनॉमिक ग्रोथ में बहुत कारगर साबित होती है। तो अगर किसी देश पे प्राकृतिक संसाधनों की प्रचुरता है तो उस देश में आर्थिक क्रियाओं को आगे बढ़ाने में बहुत ही ज़्यादा मदद मिलती है, हेल्प मिलती है। हालांकि कुछ ऐसे देश भी हैं जिनके पास प्राकृतिक संसाधन नहीं है, उसके बावजूद भी उन्होंने अपने देश की इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट पे बहुत ज़्यादा वर्क किया है और वो बहुत ज़्यादा आगे भी हैं। लेकिन अगर ये चीज़ें अवेलेबल होती हैं तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर बनता है इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट में। ठीक है, उसके बाद पूंजी उत्पाद अनुपात। ठीक है, दूसरा जो आता है वो आता है पूंजी उत्पाद अनुपात। जैसा कि यहाँ पर हम देखेंगे पूंजी उत्पाद अनुपात से पहले हम जानेंगे पूंजी निर्माण को। 1 सेकेंड। पूंजी निर्माण, पूंजी उत्पाद अनुपात से पहले हम जान लें कि पूंजी निर्माण क्या होता है। ठीक है, पूंजी निर्माण की प्रक्रिया को हम जानेंगे कि पूंजी निर्माण राष्ट्रीय, यहाँ पर हम देखेंगे, हाँ जी, पूंजी निर्माण कैसे होता है किसी भी देश में। हम कैसे कहते हैं कि हमारे देश में कैपिटल बिल्ड हो रही है। ठीक है, क्या किस प्रकार से कैपिटल बिल्ड होती है हमारे देश में, तो जो भी हमारे देश की राष्ट्रीय आय होती है,
राष्ट्रीय आय की बचत राष्ट्रीय आय की बचत और उसका निवेश ही हमारे देश की जी उसका निवेश बचत एवं उसका निवेश, ठीक है, इसका निवेश, ठीक है। हमारे देश में जो भी हमारे देश की राष्ट्रीय आय है, जैसे आज के डेट में अगर हमारे देश की राष्ट्रीय आय 146 ट्रिलियन है, जैसा कि मैंने आपको राष्ट्रीय आय के सेक्शन में बताया था कि 146 ट्रिलियन के लगभग हमारे देश की राष्ट्रीय आय नेशनल इनकम है। तो जो भी हमारी इनकम होती है देश की, उससे जो सरकार बचत करती है, ठीक है, जो बचत होता है वही हमारे देश की कैपिटल होती है, वही सरकार की पूंजी होती है, ठीक है। जो राष्ट्रीय आय से सरकार जो भी बचत करती है वही सरकार की कैपिटल होती है, पूंजी होती है, जिसका सरकार निवेश करती है हमारे देश में डेवलपमेंट में, उसके प्रोडक्शन में, वस्तुओं के जो भी होता है उत्पादन होता है उसमें सरकार उन्हीं को निवेश करती है, ठीक है। तो जो भी बचत हो और उस बचत का जो निवेश होता है वही हमारे देश का पूंजी होता है, उसी से हमारे देश की पूंजी निर्मित होती है, ठीक है। और वर्तमान में अगर हम देखें तो जीडीपी का 30% 30% ऑफ द जीडीपी वर्तमान में हमारे पास कैपिटल के रूप में मौजूद है, ठीक है। कैपिटल के रूप में हमारे पास वर्तमान में 30% जीडीपी का जो अमाउंट है, जो वैल्यू है वो मौजूद है, जो कि हमारी पूंजी है, हमारे देश की जो पूंजी है, कैपिटल है, जिसका सरकार निवेश करती है, ठीक है। अब इसी में हम बात करेंगे किसकी, पूंजी उत्पाद अनुपात की, जो इसी से संबंधित है। इसको अगर हम देखें तो पूंजी अनुपात, तीसरा जो आता है पूंजी उत्पाद अनुपात, पूंजी उत्पाद अनुपात। पूंजी उत्पाद अनुपात क्या है, अगर हम इसको देखें तो कोई भी ऐसी मतलब जो हमारे पास जो बचत होती है प्रति इकाई उत्पादन पर पूंजी की निवेश की मात्रा को हम पूंजी उत्पाद अनुपात कहते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, प्रति इकाई उत्पादन में पूंजी निवेश की मात्रा, ठीक है। अगर वर्तमान में जो हमारे यहाँ का है वो 3:1 का रेशियो है, ठीक है, कि एक प्रति इकाई, यहाँ पर उत्पादन है और 3 जो है वो पूंजी निवेश है, ठीक है। एक जो है यहाँ पर वो प्रति इकाई उत्पादन है और 3 जो है वो पूंजी निवेश है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बता दें कि जो पूंजी हमारे यहाँ निर्मित होती है, जो भी हमारी पूंजी होती है कैपिटल, जैसे मैंने कहा कि वर्तमान में 30% ऑफ द जीडीपी जो है वो हमारे देश की पूंजी है, हमारे देश का कैपिटल है। तो उसका जब हम निवेश करते हैं, सरकार जब निवेश करती है उत्पादन में, तब हम किसी, मान लीजिए हमें अगर कोई चीज बनाना है, प्रति इकाई, हर इकाई उत्पादन पर निवेश सरकार करती है, तो ये जो रेशियो है हमारे यहाँ का वो 3:1 है। आप देखेंगे कि निवेश ज्यादा है, उत्पादन कम है, ठीक है। जितना निवेश किया जा रहा है उत्पादन उतना नहीं हो रहा है, यानी कि उत्पादन का जो आउटकम है
वो निवेश की तुलना में कम है। अगर ये रेशियो 1:3 का होता कि उत्पादन ज़्यादा होता पूंजी कम लगाने पर भी, इस यहाँ पर तात्पर्य है कि हमारे देश की जो उत्पादन की जो प्रक्रिया है वो स्लो है, वो धीमी है, वो कम है, पैसे ज़्यादा लग रहे हैं, उस हिसाब से हमें आउटकम नहीं मिल रहा है। तो ये एक नेगेटिव यहाँ पर हो जाता है कि इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है हमारी अर्थव्यवस्था पर कि एक तो पूंजी तो है, 30% ऑफ द GDP पूंजी है हमारे पास, उच्च पूंजी है हमारे पास, उच्च बचत अनुपात होते हुए भी हमारे यहाँ उत्पादन की जो गति है वो धीमी है, उत्पादन में जो वृद्धि की दर है वो धीमी है। क्यों? क्योंकि इन दोनों में रेशियो ज़्यादा है, जो पूंजी उत्पाद अनुपात है वो उच्च है, उत्पाद अनुपात पूंजी उत्पाद अनुपात हाई है, यानी कि पूंजी ज़्यादा लगता है, उत्पादन कम आ रहा है, वो हाई है। अगर ये कम होता तो हमारे देश की अर्थव्यवस्था की कंडीशन शायद कुछ अलग होती। ठीक है, तो यहाँ हमारे देश में पूंजी उत्पाद अनुपात उच्च है, जिसका हमारे इकोनॉमी पर बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। एक तरीके से एक तो जनसंख्या भी ज़्यादा है, दूसरा तो उच्च अनुपात भी जो है वो पूंजी उत्पाद अनुपात भी यहाँ पर उच्च है, ज़्यादा है। ठीक है, तो ये 3 फैक्टर रहे जो कि आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास को प्रभावित करने के कारक में हमने देखे। नेक्स्ट अगर हम इसमें बात करें तो आता है तीव्र औद्योगिकरण। ठीक है, तीव्र औद्योगिकरण चौथा पॉइंट की अगर हम बात करें, तीव्र औद्योगिकरण, पांचवा है सेवा क्षेत्र में वृद्धि। ठीक है, इन दोनों पॉइंट को समझिए आप। जब भी किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में अगर औद्योगिकरण ज़्यादा होगा, तीव्र होगा, उद्योगों का विकास ज़्यादा होगा, तो जाहिर सी बात है इकोनॉमिक ग्रोथ वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा होगा। ठीक है, अगर सेकेंडरी सेक्टर का रोल ज़्यादा होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ होगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा, हमारे यहाँ पर प्रोडक्शन बढ़ेगा तो निवेश होगा, FDI भी हमारे यहाँ आएगी, सामान हमारे यहाँ पे इंपोर्ट बढ़ेगा, एक्सपोर्ट बढ़ेगा, मतलब इंपोर्ट एक्सपोर्ट की चीज़ें काफ़ी ज़्यादा हमारे यहाँ तीव्र गति से संपन्न होंगी। दूसरा तो हमारे देश के अंतर्गत भी लोगों को रोजगार आदि के जो अवसर हैं वो मिलेंगे, तो जो इकोनॉमी है वो ग्रोथ करेगी, तेज़ी से ग्रोथ करेगी, इसका एक इम्पैक्ट पड़ता है। सेवा क्षेत्र की अगर हम बात करें तो आप सभी जानते हैं कि वर्तमान में भारत की अर्थव्यवस्था में इसका बहुत बड़ा रोल है। ठीक है, हमारे कंट्री की जो अर्थव्यवस्था है उसमें लगभग 50% का योगदान है सेवा क्षेत्र का। ठीक है, 50% ऑफ द GDP का योगदान है, जिसमें सेवा क्षेत्र जो है वो ऐसा है कि लोगों को आत्मनिर्भर बनाता है, रोजगार के अवसर प्रदान करता है, कार्य करने के लिए लोगों को कुशलता दक्षता प्रदान करता है, प्रशिक्षण दिए जाते हैं सेवा क्षेत्र के अंतर्गत लोगों को, ताकि आत्मनिर्भर रूप से लोग आगे बढ़ें, देश की अर्थव्यवस्था में अपना योगदान दे। आप सभी जानते हैं श्रम बल, एक पॉइंट इसमें ये भी है, छठा पॉइंट अगर आप देखें श्रम बल, आप सभी जानते हैं हमारे जो देश है भारत जो है, भारत एक बहुत ही बड़ा, मतलब आप देखें तो एक तो इसकी आबादी इतनी ज़्यादा है, दूसरा तो हमारे देश में कार्य करने वाले लोगों की आबादी ज़्यादा है। ठीक है, ऐसे लोग ज़्यादा हैं, युवा ज़्यादा है जो कि कार्य कर सकते हैं, श्रम बल हमारे यहाँ का उच्च है, जो कि एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है कि अगर ये श्रम बल देश की कार्य में, देश के कार्य का मतलब कि अगर आप अपने विकास में, देश के विकास में, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में अगर लग जाएं सही तरीके से, तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है हमारे देश में विकास का कि हमारे यहाँ काम करने वाले ज़्यादा हैं। करे ना करे वो बात अलग है, लेकिन काम करने वाले लोग ज़्यादा हैं, युवा ज़्यादा है, ऐसे लोग हैं जो सक्षम है, दक्ष है, कुशल हैं, जो कि कार्य कर सकते हैं। तो ये सारे फैक्टर्स है कि
एक तो तीव्र औद्योगिक अगर वृद्धि होगी तो हमारे देश की आर्थिक समृद्धि, आर्थिक विकास पर इसका प्रभाव पड़ेगा। सेवा क्षेत्र का आप देख ही रहे हैं, 50% से ज़्यादा योगदान है हमारे देश की जीडीपी में इसका। और वहीं आप देखिए श्रम बल, तो वो भी हमारे देश का बहुत ज़्यादा संपन्न है। हमारे देश में यूथ ज़्यादा है, युवा ज़्यादा है, मध्य वर्ग ज़्यादा है, जो कि एक कार्यशील पॉपुलेशन होती है, कार्यशील आबादी है, वो हमारे देश में ज़्यादा है। ठीक है, इसके बाद आगे इसमें हम बात करेंगे तकनीकी उन्नति। तकनीकी उन्नति का भी आर्थिक विकास और आर्थिक समृद्धि पर काफ़ी प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तकनीकी उन्नति। ठीक है, अगर आप बात करें कि अगर देश में टेक्नोलॉजी अच्छी से होगी, किसी भी देश में अगर टेक्नोलॉजी का अच्छे से विकास हुआ रहेगा तो संसाधनों का जो दोहन है, जो क्रियान्वयन है, वो बहुत ही बेहतर ढंग से होगा और उसमें बहुत ज़्यादा समय भी नहीं लगेगा और बहुत ही सुगमता से वो संपन्न होगा। तो ऐसे में क्या है कि जो डेवलपमेंट है, ग्रोथ है, वो जाहिर सी बात है बढ़ेगी ही बढ़ेगी। ठीक है, ये रहा। ठीक है, उसके बाद और भी ऐसे जैसे आर्थिक प्रणालियाँ, राजनीतिक प्रणालियाँ भी काफ़ी ज़्यादा महत्व रखती हैं इसमें। ठीक है, जैसे कि बात करें हम आर्थिक प्रणालियों को, आर्थिक प्रणाली, राजनीतिक प्रणाली, जी, आर्थिक प्रणाली और राजनीतिक प्रणाली की अगर हम बात करें तो जैसे कि तकनीकी रूप से उन्नत हो तो उसका डेवलपमेंट और ग्रोथ में असर पड़ेगा, आप लोगों से मैंने डिस्कस ही किया। लेकिन आर्थिक प्रणाली की, कैसी आर्थिक प्रणाली है, अगर आपकी अर्थव्यवस्था समाजवादी है, पूंजीवादी है, मिश्रित है, तो ये जो प्रणालियां हैं, फैक्टर्स हैं वर्गीकरण का, ये भी आपके देश की इकोनॉमिक कंडीशन पर बेहद असर डालती हैं। अगर आप पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के देश के अंतर्गत रहते हैं तो आप जानते हैं वहाँ पर निजी स्वामित्व होता है, निजी भागीदारी होता है, तो ऐसे में लोगों का डेवलपमेंट, ग्रोथ अपने स्तर पर होता है, तेजी से होता है, लोग अपने अपने स्तर पर काम करते हैं। ठीक है, और अगर आप समाजवादी हैं तो वहाँ पर सरकार का ज़्यादा रोल होता है, जो सरकार के पास है वही चीज़ होता है। तो हालांकि हम ये नहीं कह रहे कि कोई भी व्यवस्था खराब है, लेकिन हर एक व्यवस्था का असर जरूर पड़ता है। वर्तमान में आप सभी जानते हैं कि हर एक देश ज़्यादा से ज़्यादा, हमारे देश की अगर हम बात करें तो चूंकि हमारा देश मिश्रित अर्थव्यवस्था है, समाजवाद पूंजीवाद का मिक्सचर है हमारा देश, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं अब सरकार भी चाहती है कि निजी जो भागीदारी है वो बढ़े, देश आत्मनिर्भर बने, लोग आगे बढ़े, सरकार का हस्तक्षेप उतना न हो। हालांकि सरकार रहेगी, सरकार का हर चीज रहेगा, लेकिन जो भागीदारी हो, जैसे कि पीपीपी का कॉन्सेप्ट जो हमारे इस बार के बजट में था, पीपीपी, ये परचेजिंग पावर पैरिटी की बात हम नहीं कर रहे हैं यहाँ पर हम बात कर रहे हैं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। ठीक है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। आपको बता दें कि इस बार का जो बजट आया था वहां पे सरकार ने इस टर्म को ही बदल दिया और क्या कर दिया, प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप। ठीक है, कुछ नहीं किया है, बस शब्दों का हेरफेर है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप में बदल देने से एक बहुत बड़ा यहाँ पर अर्थ उभर कर ये आता है कि अब सरकार चाहती है कि प्राइवेट जो सेक्टर है वो ज़्यादा निवेश करे, किसी भी चीज़ में ज़्यादा लगे और उसी पे सरकार का भी एक नियंत्रण बना रहे, सहयोग बना रहे और जो भी कार्य हो वो प्राइवेट सेक्टर करे।
ठीक है। इसीलिए ये जो पीपीपी का कॉन्सेप्ट था, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का जो कॉन्सेप्ट था, वहां पर सरकार ने प्राइवेट पार्टनरशिप को बढ़ा दिया है और पब्लिक यानी कि सरकारी पार्टनरशिप को कम कर दिया है और प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप इस टर्म में हेरफेर कर दिया है। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा रोल होता है कि अगर आप पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में रहते हैं, समाजवाद में मिश्रित में रहते हैं, तो ये भी आपके देश की इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट पर एक बहुत बड़ा प्रभाव डालती है। राजनीतिक प्रणाली की अगर बात करें, आप लोग सोच रहे होंगे कि राजनीति का क्या असर है। बहुत असर है। अगर हमारे देश में राजनीति स्थिर होगी, आप अफगानिस्तान को देखिए, वर्तमान में आप यूक्रेन को देखिए, वहां की कंडीशन, क्योंकि वहां की पॉलिटिकल कंडीशन सही नहीं है, पॉलिटिक्स वहां की सही नहीं है, पॉलिटिकल कंडीशन सही नहीं रही, कितनी अस्थिरता आ गई समाज के अंतर्गत। ठीक है, अगर समाज में स्थिरता स्थापित हो, स्थिर हो राजनीतिक प्रणाली, अगर पॉलिटिक्स जो हो, क्या बोलते हैं उसको, अगर राजनीतिक जो स्ट्रक्चर है वो स्थिर हो, ठीक है, देश स्थिर हो, कोई भी उसमें हलचल ना हो किसी भी प्रकार की, अगर उसमें गड़बड़ी ना हो, जो प्रशासन है वो ईमानदार हो, कार्यकुशल हो, सक्षम हो, तो ऐसी जगह पर क्या होता है कि इन सब चीज़ों की वजह से आर्थिक रूप से जो विकास में ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं आती। अगर आपके देश में सामाजिक अस्थिरता बनी हुई है, ठीक है, अगर आपका जो सोशल स्ट्रक्चर है वो बहुत ज़्यादा अस्थिर है, दंगे फसाद हो रहे हैं, युद्ध हो रहे हैं, तो आप वहाँ पे कैसे डेवलपमेंट कर सकते हैं? आपका जो पूरा पैसा है वो तो दंगे रोकने में चले जाएंगे। देश के अंतर्गत जितने भी विरोध हैं, जो भी विद्रोह हैं, उन्हीं को ख़त्म करने में सरकार का पूरी एनर्जी चली जाएगी। और आप सभी जानते हैं, अगर दंगे होते हैं तो सार्वजनिक चीज़ों की कितनी ज़्यादा क्षति होती है। लोग बसें तोड़ते हैं, आग लगाते हैं, कहीं भी कुछ भी जला देते हैं, तो ऐसी चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा क्षति होती है। ह्यूमन की भी क्षति होती है, ह्यूमन रिसोर्सेज की भी क्षति होती है, सरकार की चीज़ों की भी क्षति होती है, जो कि पब्लिक की ही है। तो ऐसे में जो इकोनॉमिक ग्रोथ है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, वो सही से नहीं हो पाता। समाज पूरी तरीके से अस्थिर रहता है, तो डेवलपमेंट और ग्रोथ जैसी प्रक्रिया नहीं हो पाती। तो राजनीतिक प्रणाली भी बहुत बड़ा फैक्टर है किसी भी देश को आर्थिक रूप से विकसित करने के लिए, संपन्न करने के लिए। ठीक है, तो ऐसे ही ये पूरे मतलब कुछ 9-10 ऐसे मानव संसाधन, मैंने आपसे बात किया, हमारे देश में मानव संसाधन की अधिकता है, हमारे यहाँ यूथ ज़्यादा है, कार्यकुशल जनता ज़्यादा है, आबादी ज़्यादा है, तो ऐसे में ये चीज़ें भी काफ़ी ज़्यादा महत्व रखती हैं, प्रभाव डालती हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने बात की आपसे कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो कि आवश्यक है, जो कि प्रभाव डालते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम अपने क्लास की ओर। तो इसमें हमने अभी तक आपसे इस पे हम बात किया था कि इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में क्या अंतर है। उसके बाद उसकी परिभाषा को मैंने आप लोगों से डिस्कस किया, फिर इन कारणों के ऊपर डिस्कस किया। आप सबको बता दें कि जब भी हम आर्थिक समृद्धि, आर्थिक विकास की बात करते हैं, तब हम काफ़ी चीज़ों की स्टडी करते हैं, जैसे कि शिक्षा का और समानता का। मैंने आप लोग से बताया ही पहले ही, स्वास्थ्य, शिक्षा और समानता और ये सारी चीज़ें, इकोनॉमिक, आर्थिक, भूख, गरीबी, बेरोजगारी, इन सभी चीज़ों का अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो ऐसे में इन चीज़ों को हम जानते कैसे हैं कि क्या कम है, क्या ज़्यादा है, क्या असर है, कितनी गरीबी, कितनी बेरोजगारी, कितनी भूखमरी, क्या है, कैसे हम लोग इसका पता करते हैं। तो इनके लिए आप सब जानते हैं कि रिपोर्ट और सूचकांकों का प्रकाशन होता है। आप इंडेक्सेस देखते हैं, गरीबी के इंडेक्सेस, भुखमरी के इंडेक्सेस, और ऐसे बहुत सारे हैं, जैसे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ठीक है, HDI, मानव विकास सूचकांक, वैश्विक गरीबी सूचकांक, बहुआयामी गरीबी सूचकांक, वैश्विक भूख सूचकांक। तो ये सारे जो सूचकांक है, जो इंडेक्स है, जो रिपोर्ट है, यही हमारे देश की आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास की क्या हाल है उनको रिप्रेजेंट करता है, उनको प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो जब भी हम आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास की बात करते हैं, तो इनके अंतर्गत देश के में जितने भी इंडेक्सेस आप देखते हैं, जो भी इंडेक्स आते हैं, सूचकांक, आपने पेपर पढ़ा, एक इंडेक्स आपको दिख गया, आपने मैगजीन पढ़ा, आपको इंडेक्स दिख रहा है, तो ये जो है वो इसी टॉपिक से संबंधित है। ठीक है, जब हम आर्थिक विकास और आर्थिक समृद्धि की आंकड़ों की बात करते हैं, तो हम इन्हीं इंडेक्सेस को वहाँ पर देखते हैं। तो इस क्लास में आगे मैं आप लोगों के साथ कुछ इंडेक्सेस के ऊपर चर्चा करूँगी। ठीक है, तो बढ़ते हैं, अब हम इसको देखते हैं, क्लास में आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। तो सबसे पहले
इस क्लास में आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आप देखिए, आर्थिक समृद्धि एवं आर्थिक विकास जो हमारा चैप्टर है आज का, उसके ऊपर जो परिभाषा मैंने आप लोग से डिस्कस की, ये पूरा यहाँ पर लिखा हुआ है। किसी भी अर्थव्यवस्था में हो रही आर्थिक क्रियाएं दीर्घकाल में दो प्रकार के परिवर्तनों को जन्म देती हैं। हमने बताया था कि ये दोनों एक आर्थिक क्रियाओं की प्रणालियां हैं। ये किसी भी अर्थव्यवस्था में हो रही आर्थिक क्रियाएं दीर्घकाल में दो प्रकार के परिवर्तनों को जन्म देती हैं। एक है आर्थिक समृद्धि और दूसरा है आर्थिक विकास। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आर्थिक समृद्धि को आर्थिक विकास के एक भाग के रूप में देखा जाता है। जहां आर्थिक समृद्धि परिणामात्मक परिवर्तन से संबंधित है, वहीं आर्थिक विकास परिणामात्मक तथा गुणात्मक दोनों परिवर्तनों से संबंधित है। ठीक है, ये परिभाषा मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था। आर्थिक समृद्धि वस्तुनिष्ठ है, जबकि आर्थिक विकास व्यक्तिनिष्ठ है। जी, वस्तुनिष्ठ क्यों है? क्योंकि परिणाम देखते हैं, मापते तौलते हैं। हम जब भी हम पैसे देखते हैं, इकोनॉमी देखते हैं, ग्रोथ देखते हैं, जीडीपी देखते हैं, राष्ट्रीय आय देखते हैं, ये वस्तुनिष्ठ है। इसके लिए उत्पादन कितना है, ये चीजें मायने रखती हैं। ठीक है, ग्रोथ कितना है, पैसे कितने आ रहे हैं, पूंजी कितनी बिल्ड हो रही है, ये मायने रखता है। लेकिन जब हम ग्रोथ की बात, डेवलपमेंट की बात करते हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आर्थिक विकास की बात करते हैं, तो वो व्यक्तिनिष्ठ होता है, एक व्यक्ति से संबंधित होता है कि समाज में, देश के अंतर्गत हर एक व्यक्ति की क्या कंडीशन है, इकोनॉमिक कंडीशन, सोशल कंडीशन, जो भी कंडीशन हो सकती है, गरीबी, बेरोजगारी, भूखमरी, जो भी उससे रिलेटेड हो, शिक्षा, सारी चीज़ें उससे संबंधित हैं, तो वो ग्लोबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंतर्गत आती हैं, जो कि व्यक्तिनिष्ठ है। और इकोनॉमिक ग्रोथ, आर्थिक समृद्धि वस्तुनिष्ठ है। ठीक है, नेक्स्ट, किसी राष्ट्र के आर्थिक विकास को मापने का सर्वोत्तम तरीका मानव विकास सूचकांक है। जब भी हम किसी देश की आर्थिक विकास को मापते हैं, तो सबसे अच्छा जो इंडेक्स माना जाता है वो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है। ठीक है, जब भी हम किसी राष्ट्र के आर्थिक विकास को मापते हैं, तो उसमें सबसे बढ़िया जो तरीका है वो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, जिससे हमें पूरे राष्ट्र की जो भी डेवलपमेंट की जो स्थिति है उसको हमें जानने में मदद मिलती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की हम बात करें यहाँ पे, तो मानव विकास सूचकांक 2020, ठीक है, मानव विकास सूचकांक 2020 के आंकड़ों को अगर हम देखें, मानव विकास सूचकांक संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी के द्वारा जारी किया जाता है। यही सब टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं और आए भी हैं। तो आप ये ध्यान रखिए, जब भी आप इंडेक्स पढ़ें, जब भी आप कोई रिपोर्ट पढ़ें, ठीक है, तो आप इतना ध्यान रखिए कि वो रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है, कौन जारी करता है, दूसरा तो उसका उद्देश्य क्या है, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और भारत की रैंकिंग क्या रही है, ये चीज़ें तो सेकेंडरी हो गई। ठीक है, लेकिन आपके लिए कभी नहीं, यूपीएससी के एग्जाम में कभी नहीं पूछेगा भारत का क्या स्थान है। ये पूछता है कि ये रिपोर्ट अगर आया है तो कौन जारी किया इसे, कौन इसका प्रकाशन किया। ऐसे ही क्वेश्चन बने हैं, जब मैं एमसीक्यू के क्लास आप लोग के साथ लूंगी, आप देखेंगे ऐसे ही क्वेश्चन आए हैं। ये इंडेक्स है, तो ये किसने जारी किया है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी के द्वारा ये इंडेक्स जारी किया जाता है। कौन सा इंडेक्स, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मानव विकास सूचकांक। दूसरा, एचडीआई की संकल्पना पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महबूब अल हक ने तैयार किया था। ये भी एक पॉइंट है कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की जो संकल्पना थी उसे एक पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महबूब अल हक ने तैयार किया था, और इनके साथ साथ भारतीय अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन भी थे। ठीक है, यानी कि मेन तो महबूब अल हक थे और उनके साथ अमर्त्य सेन भी शामिल थे। दोनों ने मिल करके ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की पूरी अवधारणा को तैयार किया था। तीसरा पॉइंट अगर हम देखें, मानव विकास सूचकांक 1990 से जारी किया जा रहा है। 99 से ये जारी 90 से वर्ष 1990 से ही ये जारी किया जा रहा है। इसके 3 मूलभूत आयाम हैं, लंबा एवं स्वस्थ जीवन, ज्ञान की उपलब्धि अर्थात शिक्षा, और एक अच्छा जीवन स्तर। ठीक है, यानी कि आप लंबे समय तक जिए, यानी कि आपका स्वास्थ्य जो हो वो सही हो, आप शिक्षित हो, और दूसरा तो आपका जो जीवन स्तर है वो अच्छा हो। ठीक है, ये इसके 3 आयाम हैं। उसके बाद मानव विकास रिपोर्ट 2020 में 189 देशों के लिए मानव विकास सूचकांक का आकलन किया गया। यानी कि इस वर्ष 2020 की जो अभी तक की रिपोर्ट रही है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की, उसमें 189 देशों को लेकर के उनका आकलन किया गया, जिसमें से इस सूची में भारत का स्थान 131वां है।
तथा मानव विकास सूचकांक का जो रैंकिंग मिली है स्कोर वो 0.645 है। ठीक, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस सूची में भारत का स्थान 131वां है। आप देख सकते हैं 189 में से 131 कितना पीछे है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में इंडिया। मानव विकास सूचकांक का जो स्कोर है वो 0.645 है। ठीक है, ये है। तो ये रहा भारत का स्थान 189 देशों में 131वां। इस सूचकांक के आधार पर भारत मध्य मानव विकास वाले देशों के समूह में आता है। देख सकते हैं आप, भारत विकसित देशों में नहीं आता, मध्य मानव विकास, यानी भारत में जो ह्यूमन डेवलपमेंट है वो मध्य है, मैंडेटरी है। ठीक है, मैंडेटरी है, ज़्यादा नहीं है। ठीक है, मध्य है, मिनिमम है, मिडिल में आता है ये। तो क्योंकि आप देख सकते हैं कितना पीछे इसकी रैंकिंग है, 131, तो ये काफ़ी पीछे है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, इसमें दूसरा इंडेक्स ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स की अगर हम बात करें, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स हमने देखा। नेक्स्ट ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में यूएनडीपी के अनुसार सबसे नवोन्मेष अर्थव्यवस्थाओं की ताज़ा सूची में भारत 46वें स्थान पर है, जो वर्ष 2020 में 48वें स्थान पर था। कौन इसे प्रकाशित करता है? यूएनडीपी। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स का प्रकाशन कौन करता है? यूएनडीपी। और उसके रिपोर्ट के अनुसार, ये 2021 की रिपोर्ट है इंडेक्स की, ह्यूमन ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2021 की रिपोर्ट जो कि यूएनडीपी जारी करती है, उसके अनुसार नवोन्मेष अर्थव्यवस्थाओं की ताज़ा सूची में भारत 46वें स्थान पर है, जो कि पिछले वर्ष 48वें स्थान पर था, यानी कि 2 स्थान भारत इसमें आगे आया है। ठीक है, अब यहाँ पर दूसरा पॉइंट अगर हम देखें तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2021 में भारत का स्कोर 36.4 है। ठीक है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2021 रिपोर्ट की थीम जो थी वो ट्रैकिंग इनोवेशन थ्रू दी कोविड-19 क्राइसिस है। ठीक है, कोविड-19 जो क्राइसिस रहा है उसी के बाद ये जो रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, तो उसकी थीम ये रखी गई है कि ट्रैकिंग इनोवेशन थ्रू दी कोविड-19 क्राइसिस। ये थीम आप याद रखिएगा, हो सकता है ये थीम वगैरह थोड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, पूछ ली जाती हैं। बजट की थीम क्या थी, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। तो इस बार की बजट की थीम क्या थी, बताइएगा कमेंट करके। तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2021 में भारत का स्कोर 36.4 है। अब ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2021 रिपोर्ट की थीम ट्रैकिंग इनोवेशन थ्रू दी कोविड-19 क्राइसिस है। ठीक है, ओके। एक तो आप कमेंट करके बताइए कि इस बार की बजट की थीम क्या थी। दूसरा आप कमेंट करके बताइए कि हमारा पर कैपिटा इनकम क्या है, वर्तमान में भारत का पर कैपिटा इनकम क्या है, आप इसको कमेंट करके बताइए। ठीक है, तब तक आगे बढ़ते हैं क्लास में। वैश्विक प्रतिस्पर्धा रिपोर्ट 2019, वैश्विक प्रतिस्पर्धा रिपोर्ट 2019, ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट 2019 की अगर हम बात करें, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक 4.0 जारी किया गया। यानी कि इसे कौन जारी करता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ये प्रश्न आया हुआ है कि वैश्विक प्रतिस्पर्धा रिपोर्ट कौन जारी करता है। ठीक है, एमसीक्यू के सेक्शन में हम देखेंगे, ये पूछे गया प्रश्न है। यानी कि आप ये जानिए कि कोई भी रिपोर्ट, कोई भी इंडेक्स कौन जारी करता है, यूपीएससी के लिए बहुत महत्वपूर्ण ये टॉपिक बन जाता है। ठीक है, प्रश्न पूछने के लिए। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा वर्ष 2019 में वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक 4.0 जारी किया गया। विश्व के 141 देशों में से भारत का स्थान 68 है। 141 देशों में से भारत की जो प्लेस है वो 68 है। भारत का वैश्विक प्रतिस्पर्धा स्कोर है, ये स्कूल लिखा है, स्कोर 16.4 है। यानी इस पे जो स्कोर रहा है भारत का वो 16.4 रहा है। ठीक है, इसके बाद स्थान कौन है? 68, स्कोर क्या है? 16.4। इसमें प्रथम स्थान पर सिंगापुर, जिसका वैश्विक प्रतिस्पर्धा स्कोर 84.8 है। ठीक है, क्रमशः यूएसए 83.7 तथा हांगकांग 83.1 स्कोर के साथ दूसरे और तीसरे स्थान पर है। ठीक है, पहले स्थान पर सिंगापुर है, दूसरे पे यूएसए और तीसरे पे हांगकांग है। ठीक है, अब भारत क्या है? 68 प्लेस पे है, 68वें स्थान पर। स्कोर कितना है? 16.4। कौन जारी करता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, विश्व आर्थिक मंच। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, हिंदी में विश्व आर्थिक मंच। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम इसमें। वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक। ठीक है जी,
वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2021 की अगर हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ देखेंगे वर्ष 2010 में बहुआयामी गरीबी सूचकांक की अवधारणा को संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी एवं ऑक्सफोर्ड गरीबी एवं मानव विकास पहल OPHI ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय द्वारा संयुक्त रूप से मानव विकास रिपोर्ट के साथ विकसित किया गया। ठीक है, यानी कि वर्ष 2010 में बहुआयामी गरीबी सूचकांक को मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स को संयुक्त रूप से किनके संयुक्त रूप से संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी और ऑक्सफोर्ड गरीबी एवं मानव विकास पहल OPHI और ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय द्वारा संयुक्त रूप से मानव विकास रिपोर्ट के साथ इसको विकसित किया गया, यानी कि HDI के साथ ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट HDI नहीं HDR के साथ 3 संस्थाओं के संयुक्त रूप से मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स को वर्ष 2010 में इसको विकसित किया गया, डेवलप किया गया, निर्माण किया गया। ठीक है, किन 3? UNDP, OPHI यानी कि ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी ह्यूमन इंडेक्स, ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, तो ऑक्सफोर्ड गरीबी एवं मानव विकास, दूसरा ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय, इन तीनों के संयुक्त रूप से बहुआयामी गरीबी सूचकांक को मानव विकास रिपोर्ट के साथ डेवलप किया गया, विकसित किया गया। ठीक है, दूसरा पॉइंट इसमें बनता है कि वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2021 के अंतर्गत 109 देशों में निवास करने वाले लगभग 5.9 बिलियन लोगों को शामिल किया गया है। ठीक है, यानी कि ये जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स इस बार का आया है 2021 का, उसमें 109 देशों के, पूरे विश्व के 109 देशों के 5.9 बिलियन लोगों को शामिल किया गया है। इसमें से 1.3 बिलियन लोग बहुआयामी गरीबी से पीड़ित है, जिसमें बच्चों का हिस्सा 644 मिलियन है। ठीक है, 5.9 बिलियन में 1.3 बिलियन लोग बहुआयामी गरीबी से पीड़ित हैं। ठीक है, जिसमें से 644 मिलियन सिर्फ बच्चे हैं। ओके, तो ये पूरा इसका आंकड़ा है। आगे बढ़ते हैं। इसमें रिपोर्ट में भारत के संदर्भ में बताया गया है कि 6 में से 5 बहुआयामी गरीबी से प्रभावित व्यक्ति निम्न जाति या जनजाति से संबंधित हैं। यानी कि भारत में जो भी निम्न जाति तबके के लोग हैं या फिर जनजाति तबके के लोग हैं, उनमें से 5 में से कि हर 6 व्यक्ति में से हर 6 में से जो 5वां व्यक्ति है वो बहुआयामी गरीबी से पीड़ित है। ठीक है, ये भारत के संदर्भ में इस रिपोर्ट में बताया गया है। दूसरा, भारत की 27.9 आबादी बहुआयामी रूप से गरीब है। 27.9% जनसंख्या हमारे देश की बहुआयामी रूप से गरीबी से पीड़ित है। यानी कि कोई शिक्षा के स्तर से, कोई स्वास्थ्य के स्तर से, कोई पैसों के स्तर से, कोई समानता विषमता के स्तर से, किसी भी प्रकार से 27.9% की आबादी बहुआयामी रूप से गरीब है। तीसरा पॉइंट है, 109 देशों की सूची में भारत का स्थान 62वां है, 109 के रेशियो में भारत 62 प्लेस पे है। ठीक है, बिहार, झारखंड तथा उत्तर प्रदेश भारत के सबसे गरीब राज्यों की श्रेणी में आते हैं। बिहार, झारखंड तथा उत्तर प्रदेश भारत के सबसे गरीब राज्यों की श्रेणी में आते हैं। सबसे अधिक कुपोषित लोग की संख्या बिहार में है। ठीक है, यानी कि सबसे ज्यादा जो कुपोषित लोग हैं वो बिहार में हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2021 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडेक्स 2021 की बात करें। सतत विकास लक्ष्य आप जानते हैं, इसके बारे में यहाँ पर पूरी इन्फॉर्मेशन दी गई है। पहला पॉइंट इसके इन्फॉर्मेशन में अगर हम देखें तो यहाँ पर है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्ष 2015 में सतत विकास लक्ष्य को अपनाया गया, जिसे वर्ष 2030 तक प्राप्त करना है। यानी कि यूएन ने, संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2015 में सतत विकास लक्ष्यों की एक सूची पूरी बनाई और जिसको ये निर्धारित किया गया कि हर एक देश वर्ष 2030 तक इन लक्ष्यों को प्राप्त करे। ठीक है, ये संयुक्त राष्ट्र द्वारा ये बनाया गया है। ठीक है, ये लक्ष्य वर्ष 2015 में बनाया गया है, जिसे 2030 तक प्राप्त करना है। सतत विकास लक्ष्यों में 17 वैश्विक लक्ष्य और 169 उद्देश्यों को शामिल किया गया है।
ठीक है, यानी कि एसडीजी के अंतर्गत, सतत विकास लक्ष्यों के अंतर्गत, जो कि यूएन द्वारा, संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्ष 2015 में बनाया गया, वो लक्ष्य 17 हैं। ठीक है, 17 टारगेट्स बनाए गए हैं और 169 उद्देश्य तैयार किए गए हैं, जिनको वर्ष 2030 तक हर एक देश को प्राप्त करना है, जितना संभव हो सके। ठीक है, ये पूरा लक्ष्य है। आगे इसके 3 आयाम हैं: आर्थिक विकास, सामाजिक समावेशन, पर्यावरण सुरक्षा। ठीक है, यानी कि मेनली इसके 3 आयाम हैं कि किन किन चीज़ों से संबंधित है ये मुद्दे, पूरे 17 जो लक्ष्य है, आर्थिक विकास से, सामाजिक समावेशन से और पर्यावरणीय सुरक्षा से संबंधित है। ठीक है, आगे सतत विकास लक्ष्य को हासिल करने के सूचकांक में फिनलैंड पहले स्थान पर है और उसके बाद स्वीडन और डेनमार्क का स्थान आता है। ठीक है, यानी कि ये जो इंडेक्स आया है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का जो इंडेक्स 2021 आया है, इसमें सतत विकास लक्ष्य को हासिल करने में फिनलैंड का स्थान पहला है, दूसरा स्वीडन का और तीसरा डेनमार्क का है। उसके बाद भारत इस सूची में 165 देशों में से 120वें स्थान पर है और स्कोर 60.7 है, यानी कि 165 देशों में से भारत 120वें प्लेस पर है और स्कोर 60.7 है। ठीक है, पिछले वर्ष भारत 166 देशों की सूची में 197वें स्थान पर था और स्कोर 61.9 था। तो आप देख सकते हैं, तो ये इसकी डेवलपमेंट रही है ओके भारत की। आगे बढ़ते हैं, इसमें सतत विकास लक्ष्य सूचकांक, भारत सूचकांक, यानी कि इंडिया इसको लेकर के क्या सूचकांक जारी करता है, सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक एवं डैशबोर्ड 2020-21। एक तो वो ग्लोबल तरीके से रहा। ठीक है, अब भारत में राज्यों के स्तर पर अगर हम देखें, जो भारत इस इंडेक्स को प्रकाशित करता है, जो डैशबोर्ड तैयार होता है, उसको अगर हम देखें, एसडीजी भारत सूचकांक, एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2020-21 में प्रत्येक राज्य और संघ राज्य क्षेत्र के प्रदर्शन को 0 से 100 तक के पैमाने पर रखा गया है। ठीक है, यानी कि एसडीजी इंडिया इंडेक्स के अंतर्गत 0 से 100 तक का एक पैमाना तैयार किया गया है और उसी के अंतर्गत हर राज्यों को उनकी श्रेणी प्रदान की गई है, उनके स्तर के हिसाब से, क्या उनके डेवलपमेंट के स्तर है उसके हिसाब से। एसडीजी इंडिया इंडेक्स के आधार पर प्रत्येक राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों को 4 श्रेणी में बांटा गया है। ठीक है, 0 से लेकर के 100 तक का ये जो पैमाना है, इसको 4 श्रेणी में बांटा गया है। एक तो वो जो अचीवर हैं, दूसरे वो जो फ्रंट रनर हैं, तीसरे जो परफॉर्मर हैं और चौथे जो कि एस्पिरेंट हैं अभी। ठीक है, इसको समझते हैं एक बार। देखिए यहाँ पर क्या है कि अचीवर जो है, एसडीजी इंडिया इंडेक्स 100 के बराबर हो, यानी कि हम ऐसे राज्यों को, भारत में अगर एसडीजी गोल्स निर्धारित किया गया है यूएन द्वारा, तो भारत में जो राज्य एसडीजी गोल्स को प्राप्त कर चुके हैं उन्हें अचीवर कहा जाएगा। और अचीवर वो होंगे जो 0 से 100 के पैमाने में अगर देखें तो 100वें पैमाने पर होंगे, यानी एसडीजी इंडिया इंडेक्स में 100 के बराबर, 100वें पैमाने के बराबर हो। भारत के हिसाब से अभी तक कोई भी राज्य अचीवर राज्य नहीं है जिसने अपने एसडीजी गोल को प्राप्त कर लिया हो। दूसरा है फ्रंट रनर। फ्रंट रनर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको बता दें कि यहाँ पर एसडीजी इंडिया इंडेक्स 65 से 99 के मध्य हो, यानी कि 65 से लेकर के 99 तक। 100 तो आप जान लीजिए कि जो पैमाना है वो अचीवर के लिए है, लेकिन 65 से लेकर के 99 तक का जो स्कोर पाएगा वो फ्रंट रनर कहलाएगा। और भारत में कौन कौन से राज्य जो है वो फ्रंट रनर हैं, जो फ्रंट पे खेल रहे हैं इस गोल्स को अचीव करने के लिए? केरल, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गोवा, कर्नाटक, उत्तराखंड, सिक्किम, महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगाना, मिजोरम, पंजाब, हरियाणा, त्रिपुरा, चंडीगढ़, दिल्ली, लक्षद्वीप, पुडुचेरी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। ठीक है, अगर आप देखें तो दादरा एवं नागर हवेली और दमन एवं दीव को छोड़ करके बाकी जितने भी केंद्र शासित प्रदेश हैं, दादर एवं नागर हवेली और दमन दीव को अगर आप स्किप कर दें तो जितने भी बाकी बचे जो केंद्र शासित प्रदेश हैं और ये सारे जो राज्य हैं
वो फ्रंट रनर में शामिल है, यानी कि ये अच्छा खासा प्रदर्शन दे रहे हैं एसडीजी गोल को अचीव करने में। ठीक है, तीसरा आते हैं परफॉर्मर, जो कि अभी इस पर कार्य कर रहे हैं, लगे हुए हैं। उनमें इसका जो स्कोर है वो कैसे किया जाता है? इसका स्कोर होता है 50 से 64 के बीच में। 50 से 64 के बीच में इसका स्कोर होता है परफॉर्मर का। एसडीजी भारत इंडेक्स में 50 से 64 के मध्य हो, वो परफॉर्मर स्टेट कहे जाते हैं। और वो कौन कौन से राज्य जो परफॉर्मर स्टेट हैं? मणिपुर, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, नागालैंड, ओडिशा, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, असम, झारखंड, बिहार, दादर नगर हवेली और दमन एवं दीव। ठीक है, ये राज्य जो है वो अभी परफॉर्मर स्टेट हैं। उसके बाद आता है एस्पिरेंट, जो कि 0 से 49 के स्कोर के अंतर्गत आते हैं। भारत में इसमें कोई शामिल नहीं है। यानी कि आप देखेंगे तो भारत में जो ये 0 से लेकर के 100 तक का ये जो पैमाना बनाया गया है, उसमें ना ही कोई 0 से 49 तक है और ना ही कोई पूरी तरीके से 100 तक है। जो भी हैं या तो फ्रंट रनर हैं या तो परफॉर्मर हैं। ठीक है, ओके। तो ये पूरा एसडीजी इंडिया इंडेक्स की बात हमने की थी। ओके, अब बात करते हैं वैश्विक शांति सूचकांक की, वर्ल्ड ग्लोबल पीस इंडेक्स की। ठीक है, 2021 ग्लोबल पीस इंडेक्स 2021 की बात करें तो इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस की ओर से ये जारी किया जाता है। आप इसको जरूर ध्यान रखिए, किसके द्वारा जारी किया जाता है? इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस की ओर से ये जारी किया जाता है। रिपोर्ट 15वें ग्लोबल पीस इंडेक्स 2021 को जारी किया गया इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस की द्वारा ओर से। और इसका अगला पॉइंट है ग्लोबल पीस इंडेक्स 2021 में 163 देशों के आंकड़ों में आइसलैंड लगातार 13वीं बार पहले स्थान पर आया। ठीक है, जो कि सबसे शांतिपूर्ण देश बताया गया आइसलैंड 13वीं बार लगातार ये पहले स्थान पर आ रहा है। कौन? आइसलैंड। ठीक है, 163 देशों की सूची में। इसके बाद इस सूची में सर्वाधिक अशांत देश अफगानिस्तान को माना गया है। और वैश्विक शांति सूचकांक में 23 गुणात्मक एवं मात्रात्मक संकेतकों के आधार पर विश्व के देशों के शांति के स्तरों का आकलन किया जाता है। यानी कि 23 ऐसे मात्रात्मक और गुणात्मक आधार हैं जिनके आधार पर पूरी आंकड़े निकाले जाते हैं और ग्लोबल पीस इंडेक्स को फिर प्रकाशित किया जाता है। उसी के आधार पर सभी देशों को रैंकिंग मिलती है। और ग्लोबल पीस इंडेक्स 2021 में भारत 135वें स्थान पर है। वही वर्ष 2020 में भारत की रैंकिंग 139 थी। ठीक है, तो आप देख सकते हैं भारत भी काफ़ी ज़्यादा अशांत है। अगर कितने लोग हैं इसमें? 163 देशों में भारत 135 पे है, 135 पे। तो आप सोच सकते हैं कि भारत में भी बहुत ज़्यादा शांति नहीं है, अशांति ही है। बट देख, ये इंडेक्स है पूरा, कौन जारी करता है? इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस, वो जारी करता है। इस बार 15वीं रिपोर्ट जारी की गई थी और लगभग 13 बार से आइसलैंड इसमें विजेता बन रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं विश्व खुशहाली रिपोर्ट, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2021। विश्व खुशहाली रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क, संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क संयुक्त राष्ट्र संघ का एक निकाय। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क संयुक्त राष्ट्र संघ का, यूएनओ का एक निकाय है जो कि विश्व खुशहाली रिपोर्ट को प्रकाशित करता है। वर्ष 2012 में प्रथम रिपोर्ट इसकी प्रस्तुत की गई थी और इस रिपोर्ट में 149 देशों की रैंकिंग की गई और इसके अनुसार भारत का स्थान 139वां है और इस सूची में फिनलैंड विश्व का सबसे खुशहाल राष्ट्र है। ठीक है, यानी कि सबसे पहले वर्ष 2012 में विश्व खुशहाली रिपोर्ट को प्रकाशित किया गया था और वर्तमान में जो 2021 का रिपोर्ट है उसमें 149 देशों को मिला करके रैंकिंग दी गई, जिसमें भारत 139वें स्थान पर है। देख सकते हैं कि भारत कितना खुशहाल है, 149 में 139वां, बस 10 पायदान पीछे रहा है। बस आप देख सकते हैं कितना खुशहाल है। तो फिनलैंड इसमें पहले स्थान पर है, सबसे खुशहाल राष्ट्र। वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2021, ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आ चुका है यूपीएससी में। विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया जाता है। यही प्रश्न आया है कि वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट
ग्लोबल जेंडर गैप इन रिपोर्ट, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2021। ठीक है, कौन जारी करता है? विश्व आर्थिक मंच, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी की जाती है। इस रिपोर्ट में भारत को 140वां स्थान एवं स्कोर 0.625 मिला है। ठीक है, स्थान कौन सा? 140वां और स्कोर 0.625 मिला है। इस सूची में आइसलैंड को पहला स्थान, क्रमशः फिनलैंड, नॉर्वे, न्यूजीलैंड, स्वीडन दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें स्थान पर यहाँ पर अवेलेबल है। ठीक है, पहले स्थान पर आइसलैंड यहाँ पर है कि यहाँ पर जो जेंडर इक्वालिटी है वो ज़्यादा है, आइसलैंड में गैप ज़्यादा नहीं है, ग्लोबल जेंडर गैप जो है वो ज़्यादा नहीं है। भारत में ये 140वें स्थान पर है, स्कोर 0.625 है। आगे बढ़ते हैं, विश्व आर्थिक परिदृश्य रिपोर्ट, विश्व आर्थिक परिदृश्य रिपोर्ट, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट। इससे भी प्रश्न यूपीएससी में पूछे गए हैं, तो इसको भी आप लोग देख लें। 2021 की ये रिपोर्ट है, प्रश्न बन भी सकते हैं। इसको आईएमएफ द्वारा जारी किया जाता है, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड के द्वारा इसको जारी किया जाता है। यही क्वेश्चन बना भी था कि इसे कौन जारी करता है, तो इसको आप ध्यान में रखे रहिएगा। इस रिपोर्ट में भारत का आर्थिक वृद्धि दर अनुमान 9.5% बताया गया था। ठीक है, यानी कि ये जो रिपोर्ट आई थी इसके हिसाब से भारत को की जो इकोनॉमिक वृद्धि है, इकोनॉमिक ग्रोथ है, उसका अनुमान लगाया गया था 9.5% का। वर्ष 2021 में भारतीय अर्थव्यवस्था में 9.5% की दर से और 2022 में 8.5% की दर से बढ़ने की उम्मीद है। ऐसा वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक का रिपोर्ट था कि वर्ष 2021 में भारत की अर्थव्यवस्था 9.5% की दर से बढ़ेगी और 2022 में 8.5% की दर से बढ़ेगी। वर्ष 2021 के लिए वैश्विक अर्थव्यवस्था का विकास दर 6% है और 2022 के लिए यह 4.9 की दर से बढ़ने की उम्मीद है वैश्विक अर्थव्यवस्था की। यहाँ पर आप देखते हैं, ये इंडियन इकोनॉमी की बात करें तो इंडियन इकोनॉमी में अगर हम देखें तो 2021 में इसके रिपोर्ट के अनुसार ये अनुमान था कि भारत की अर्थव्यवस्था 2021 में 9.5% की दर से बढ़ेगी और 2022 में 8.5% की दर से बढ़ेगी। और इसी ने ये अनुमान लगाया कि विश्व की जो पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था है वो 2021 में 6% की दर से बढ़ेगी और 2022 में 4.9% की दर से बढ़ेगी। हालांकि इस बार के बजट में मैंने आप लोगों से बताया कि वर्तमान में भारत की अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर 9.2% है। ठीक है, हमारा जो इकोनॉमिक ग्रोथ है, इकोनॉमिक ग्रोथ वो है 9.2%। ठीक है, तो ये रहा पूरा हमारा आज का क्लास। शुरू से देखते हैं कि हमने क्या क्या देखा है इसको। तो यहाँ पर बात करेंगे हम जी। तो ये रहा, हमने आर्थिक समृद्धि, आर्थिक विकास की परिभाषा और उसके डेफिनेशन को यहाँ पर आपसे डिस्कस किया है। उसके बाद हमने ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात की, कौन इसको जारी करता है, इसको यूएनडीपी द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है, आगे हम इसमें देखते हैं ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स की बात की, इसको भी यूएनडीपी द्वारा जारी किया जाता है। इसके बाद हमने वैश्विक प्रतिस्पर्धा रिपोर्ट, ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट की बात की, इसको एक वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया जाता है। फिर वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक की हमने बात की, तो इसको अब मानव विकास रिपोर्ट के साथ विकसित किया जाता है। किसके साथ मिलकर के? यूएनडीपी यानी कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, ऑक्सफोर्ड गरीबी एवं मानव विकास पहल और ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय, तीनों के संयुक्त रूप से। ठीक है, उसके बाद हमने बात की किसके ऊपर? सतत विकास लक्ष्य सूचकांक, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स 2021 की हमने बात की। और इसी के साथ हमने सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडिया इंडेक्स एवं डैशबोर्ड 2021 की बात की। उसके बाद हमने विश्व खुशहाली रिपोर्ट को देखा। उसके बाद हमने वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स को हमने देखा। फिर हमने विश्व आर्थिक परिदृश्य रिपोर्ट 2021 को देखा। ठीक है, तो ये रहा हमारा पूरा आज का चैप्टर, आज का सेक्शन, जिसको मैंने विस्तार से आप लोग के साथ प्रीलिम ओरिएंटेड डिस्कशन किया, जितने भी महत्वपूर्ण बिंदु बन सकते थे और जो भी
इंडेक्सेस रही हैं, करंट अफेयर से रिलेटेड भी हैं, ये सारी चीज़ें करंट की चीज़ें हैं। जो भी इंडेक्स मैंने आपको बताया है उससे आगे की इंडेक्स अभी नहीं आई है, तो ये चीज़ें आप देखते रहिएगा, आपको ये चीज़ें पता चलती रहेंगी न्यूज़पेपर मैगजीन के माध्यम से। लेकिन अब तक का जो भी इंडेक्स रहा है वो यही है, चाहे वो जो भी मैंने इंडेक्स आप लोग के साथ शेयर किया, जो भी रिपोर्ट, वो सारी की सारी फ्रेश हैं, न्यू हैं, सभी हैं। तो ये रहा। इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में इसी के एमसीक्यू पे मिलेंगे जो भी प्रीवियस ईयर में बने हैं। आपको अंदाज़ा लगेगा कि पिछले साल कैसे प्रश्न पूछे गए हैं, और उस हिसाब से आप जानेंगे कि इस सेक्शन को आपको कैसे लेके चलना है। हालांकि मैं बता दूं कि आपको हमेशा ये जानकारी रखनी है कि एक तो प्रभावित करने के कारक जो मैंने आप लोग से डिस्कस किया था, दूसरा तो जो इंडेक्सेस है उन इंडेक्सेस में जो इंडेक्स है वो जारी कौन करता है, उनके उद्देश्य क्या है, और बहुत ज़्यादा तो आप उनके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट और भारत की क्या स्थिति है इसको भी ध्यान में रखें। ठीक है, ये सेकेंडरी है लेकिन मेनली इंपॉर्टेंट है कि कौन जारी करता है और उद्देश्य क्या है। ठीक है, तो इस सेक्शन में सिर्फ इतना ही। तो नेक्स्ट हम मिलेंगे अपने दूसरे सेक्शन के साथ और इसके एमसीक्यू के सेक्शन के साथ। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।